दोस्तों, जियोग्राफी वाले हिस्से से आज हम देखने वाले हैं एशिया में स्थित ईरान के पठार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, इसकी लोकेशन को। इसको हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है ईरान का पठार। अब जो ईरान का पठार है, इसके नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो एलबुर्ज पर्वत है, ठीक है। और इसके यदि आप पश्चिम की तरफ में जाओगे तो कौन सा पर्वत है, ये जागरोस पर्वत स्थित है, ठीक है। ये छगई है, दस्त एलूट है, और ये है आपका ईरान का पठार। ईरान के पठार को हम एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं या फिर ईरान का मध्यवर्ती पठार कहते हैं। इसकी एवरेज हाइट है 900 से लेकर के 1500 मीटर के बीच में, ठीक है। ये हमने इसका मैप देख लिया। अब चारों दिशाओं में इसकी लोकेशन को और भी अच्छे से यदि हम देखें, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का ये हिस्सा है जो कि जुड़ा हुआ है अरब सागर और इंडियन प्लेट से, ठीक है। ये सिचुएटेड है जागरोस माउंटेन टू द वेस्ट। वेस्ट की तरफ में जागरोस माउंटेन हमने देखे थे। कैस्पियन सागर और जो कोपेट डैग है ये नॉर्थ की तरफ में पड़ता है, ठीक है। यदि ये आपका पठार हो गया है तो जो पश्चिम की तरफ है, वेस्ट की साइड में, ये जागरोस माउंटेन पड़ जाएगा। कैस्पियन सी और कोपेट डैग पड़ जाएगा नॉर्थ की तरफ यहाँ पर, ठीक है। द आर्मेनियन हाईलैंड एंड द काक्सस माउंटेन पड़ जाएगा नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में। यहाँ पर काकेसस और आर्मेनियन, ठीक है, काक्सस माउंटेन्स और आर्मेनियन हाईलैंड स्थित है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हरमुज और जो पर्शियन गल्फ है साउथ की तरफ पड़ते हैं। यहाँ पर दो चीज़ पड़ जाएगा, गल्फ पड़ जाएगी और हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज मतलब खाड़ी। पर्शियन ऑफ गल्फ, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पड़ जाते हैं ईस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इधर से फिर गंगा का मैदान चालू हो जाता है। इस प्रकार से ये जो ईरानियन प्लेटू है ना, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से, क्योंकि पीआईबी में आज इम्पॉर्टेंट खबरें नहीं आई हैं। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो पेगासस के बारे में कुछ फैक्ट हम देखेंगे। पेगासस आखिर है क्या? पेगासस स्पाईवेयर, या फिर हम केवल स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी उसका नाम हम नहीं ले रहे हैं। स्पाईवेयर आखिर होता क्या है? एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि हमारे कंप्यूटर डिवाइस में एंटर कर सके, ठीक है, आपका जो डाटा है उसको गैदर कर सके और फॉरवर्ड कर सके इसको थर्ड पार्टी, और आपकी बिना सहमति के ही ये सारी चीज़ें होने वाली। एक प्रकार से आप इसको फ़ोन की हैकिंग कह सकते हैं। तो पेगासस एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है जिसको डेवलप किया गया था इजराइल की कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, ठीक है। ये इन्फिल्ट्रेट कर सकती है स्मार्टफोन के, मतलब स्मार्टफोन की ज़रूरी जानकारी चुरा सकता है। एंड्रॉयड और आईओएस, मतलब एप्पल वाला फ़ोन भी इसमें कवर हो गया है और एंड्रॉयड फ़ोन भी कवर हो गए। एंड टर्न देम इनटू सर्विलांस डिवाइस, और फिर बाद में इनको ये सर्विलांस डिवाइसेस में कन्वर्ट कर देता। इट इज़ यूज्ड एज ए टूल टू ट्रैक क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट फॉर टारगेटेड स्पाइंग एंड नॉट मास सर्विलांस। इसको लाने का एक ही कारण था कि जो टेररिस्ट लोग हैं या फिर और भी जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनके फ़ोन की हैकिंग कर पाना, उनकी जानकारी को निकाल पाना, इसका मेन उद्देश्य था। बताया जा रहा है एनएसओ ग्रुप हैज़ एफर्म्ड दैट इट सेल द सॉफ्टवेयर ओनली टू गवर्नमेंट, और ये कंपनी हमेशा सरकार को ही ये सॉफ्टवेयर बेचती है, प्राइवेट को नहीं बेचती। कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि भारत सरकार की तरफ से इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदा गया। इसके अलावा कई सारे नेताओं की, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सरकार ने फ़ोन की हैकिंग करवाई। ये आखिर काम कैसे करता है? तो ये जो पेगासस होता है वो एक्सप्लॉइट करता है अनडिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज़ या फिर बग्स को। आपके फ़ोन के अंदर जो मौजूद कमियां हैं ना, उसको ये पकड़ता है सबसे पहले। तो
इसका मतलब ये हो गया है कि यदि हमारे पास में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल्ड है, इसके बाद भी ये हमारे फ़ोन में एंटर कर सकता है। 2016 में स्मार्टफोन जो है इन्फेक्ट किए गए थे यूजिंग ए टेक्निक जिसको कहते थे स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग के माध्यम से किसी भी स्मार्टफोन की हैकिंग करी जाती थी। इसमें टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल भेजा जाता था जिसमें वो लिंक रहता था, ये वाला वर सेंड टू द टारगेट एंड इट डिपेंडेड ऑन द टारगेट क्लिकिंग द लिंक। लेकिन उस टाइम में ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि लोग उस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर घुस जाएगा, और नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके फ़ोन में एंटर नहीं कर पाएगा। 2019 में इसमें कुछ सुधार आता है। पेगासस एम्प्लॉयड जीरो क्लिक इंस्टॉलेशन विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंटरेक्शन बाय द टारगेट। इसमें किसी प्रकार का टारगेट इंटरेक्शन ही नहीं होगा आपके साथ में, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा जीरो क्लिक इंस्टॉलेशन वाली सिस्टम में। इट कुड इन्फिल्ट्रेट ए डिवाइस विथ ए मिस्ड कॉल, इसमें आपको खाली एक मिस कॉल आएगी ऑन व्हाट्सएप एंड कुड इवन डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दिस मिस्ड कॉल। मिस कॉल आया और तुरंत मिस कॉल का रिकॉर्ड डिलीट भी हो गया, आपको पता ही नहीं चला। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू नो दे हैड बीन टारगेटेड, और इससे किसी को पता चलना ही नहीं वाला है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो स्पाईवेयर रहता है इसको इंस्टॉल किया जा सकता है वायरलेस ट्रांसीवर, मतलब रेडियो ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर में लोकेटेड नियर ए टारगेट। टारगेट के नियर में यदि क्या रखा है आपका वायरलेस ट्रांसीवर रखा है तो वहाँ पर भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब आया था कि हम इसकी जांच नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है करके केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी आगे करके इससे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। द राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन इससे वायलेट हो रही है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंक्लूडिंग द राइट ऑफ जर्नलिस्ट टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सोर्सेज, क्योंकि इसमें जर्नलिस्ट के फ़ोन को भी हैक किया गया था, ठीक है। अब जिसकी बात करते हैं हम राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी का जो अधिकार है ये प्रोटेक्टेड किया गया हमारे संविधान में। एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही हमको ये हमें प्रकृति से ही जन्म से ही ये मिल जाता है। एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इसके अलावा एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ नॉट बीन इश्यूज इन आर्टिकल 19 बट इट इज़ कंप्रहेंड विथ इन आर्टिकल 19(1)(a। इसका उल्लेख आर्टिकल 19(1)(a) में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 29 फ़ोन को टेस्टेड किया गया है पेगासस स्पाईवेयर के लिए, ठीक है, और अब हाल में जो भी रिजल्ट निकल के सामने आया है उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के एक भूतपूर्व जज हैं उनके सामने इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसमें बताया जा रहा है अभी जो केस चल रहा है उसको एक सिविल जज हैंडल कर रहे थे। उस केस को अब सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं उनके पास इसको सेंड कर दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में निर्णय दिया है। और ये निर्णय अभी लास्ट नहीं है, क्योंकि अभी अच्छे से सुनवाई होगी तब फिर बाद आगे पता चलने वाली है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसको शॉर्टकट में हम एफडीआई कहते हैं, ठीक है। एफडीआई को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है यदि मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं श्रीलंका में जाकर के कोई कंपनी खोलता हूँ, ठीक है, या फिर कोई श्रीलंका का व्यक्ति इंडिया में आकर के कोई एक कंपनी खोलता है, उसकी ऑनरशिप लेता है, ठीक है, और अपना व्यवसाय चालू करता है, तो इन्वेस्टमेंट इन विच ए कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ऑनरशिप ऑफ ए बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंपनी। इसके अंदर में कोई भी कंपनी कंट्रोलिंग करती है ऑनरशिप को
यदि कोई बिजनेस है उसका इन अनदर कंट्री, ठीक है, दूसरे देश में वो मालिक बन जाता है किसी कंपनी का या फिर खुद की कंपनी का। देयरफॉर फॉरेन कंपनीज गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशन। इससे बाहर की जो कंपनी हमारे दिन प्रतिदिन के जो ऑपरेशन चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भाग ले लेती है। इट इज़ जनरली मेड इन ओपन इकोनॉमीज़। ये ज़्यादातर कहाँ पर संभव है, जहाँ पर सरकार अलाउ करती है प्राइवेट कंपनीज़ को कि आप हमारे यहाँ पर आइए और इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसी जगह में ये जनरली देखने को मिलता है। दूसरी बात, कंपनियाँ कहाँ पर जाएंगी, जहाँ पर वर्कफोर्स स्किल्ड है, ठीक है, जहाँ पर लेबर सस्ता है, ताकि वहाँ पर ग्रोथ अच्छी वो कर सके। अब एफडीआई से हमें फ़ायदे कौन कौन से होते हैं? पहली बात, पैसा मिलेगा, हमें नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगा, टेक्नोलॉजी अलोंग विद देम, वो अपने साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती हैं। वाट आर द डिफरेंट रूट्स थ्रू द विच इंडिया गेट्स एफडीआई? एफडीआई के अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रास्ता होता है। अंडर दिस रूट द नॉन रेजिडेंट और इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर ए प्रायर नोट फ्रॉम द आरबीआई और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एफडीआई। एक ऑटोमेटिक रूट है जिसमें बताया जा रहा है जो नॉन रेजिडेंट है या फिर इंडियन कंपनी है, दोनों को किसी प्रकार की नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आरबीआई से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। मतलब कि इसमें ना तो आरबीआई से हमें नोट की ज़रूरत है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सेकंड नंबर पे आ जाता है गवर्नमेंट रूट। तो इस रूट के अंडर में गवर्नमेंट का अप्रूवल अनिवार्य है। तो जो कंपनी है, कंपनी विल हैव टू अप्लाई थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। कंपनी आवेदन करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से, विच फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस। यहाँ से उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलने वाला है। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इशू करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस एग्जिस्टिंग एफडीआई पॉलिसी। इसके अंडर में एक मिनिस्ट्री आती है, वो एसओपी जारी करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एफडीआई के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि अभी जो एफडीआई हमारे यहाँ पर आया है 2021-22 के लिए इन्वेस्टमेंट आया है, वो हाईएस्ट एवर रहा है। मतलब उसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितना बिलियन रहा है? 83.57 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है 2021-22 के लिए। The Ministry of Commerce and Industry said this was endorsement of India's status among global investor। मतलब कि ये बात ये बताता है कि इंडिया एक ग्लोबल हब है, वो कि लोगों को प्रेरित करता है कि आप इंडिया में आइए और इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ पर इंडोर्समेंट वर्ड आया जिसका मतलब होता है अनुमोदन, ठीक है। एफडीआई में जो बढ़ोतरी हुई है उसका कारण बताया जा रहा है कि जो सरकार है हमारी, इसने क्या काम कर दिया है, लिबरल रास्ता अपनाया है, उदारवादी। मतलब कि जो सख्त नियम कानून थे उनको उदार कर दिया है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई है एफडीआई को लेकर के, जिसमें ज़्यादातर जो सेक्टर है उनको ओपन कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट के लिए। ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से एफडीआई कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैड अंडरटेकन रिफॉर्म्स इन सेक्टर सच एस कोल माइनिंग, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, सिविल एविएशन, डिफेंस इंश्योरेंस एंड टेलीकॉम। तो इधर भी गवर्नमेंट ने कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं जिसके चलते चलते इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा है। ड्यूरिंग द 2021-22 अंडर द डोमेन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, द मेजर रिसिपेंट स्टेट ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो वर कर्नाटका। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर आई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में
कर्नाटका में 53%, दिल्ली में 17%, महाराष्ट्र में 17%। द रिलीज स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि जो एफडीआई इनफ्लो है ये तेज़ हुआ है 2014 से। सिंगापुर, यूएस और मॉरिशस आर अमंग टॉप इन्वेस्टर इन कंट्रीज़। तो टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पेंगोंग झील से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेंगोंग लेक बनाई गई है। ये अक्साई चीन है और ये इंडिया का एरिया है। ये यहाँ पर खींची गई है LAC, फिंगर 1 से लेकर के 4 और इधर 5 से लेकर के 8, ये अलग अलग एरिया यहाँ पर बांटा गया। इतना जो एरिया है चाइना कंट्रोल करता है और फिर बाकी का एरिया अपना ही वाला हो गया, ठीक है। पेंगोंग झील के किनारे में चाइना ने एक ब्रिज का निर्माण किया है। पहले एक छोटा ब्रिज बनाया था उसने, फिर बड़ा ब्रिज बनाया, ठीक है। तो जो पेंगोंग झील है वो लद्दाख वाले एरिया में पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक मैप से हम देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि पेंगोंग लेक की लोकेशन आखिर है कहाँ पर। इसमें बताया गया, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेंगोंग झील बनाई गई है। ये पेंगोंग झील, इसका कुछ हिस्सा किधर चले जाता है, कुछ हिस्सा चाइना में भी आ जाता है और कुछ हिस्सा जो उसने ऑक्यूपाई किया है फिर इंडिया में है, वहाँ पर इसका एरिया आता है। तो लद्दाख वाले रीजन में ये पड़ती है। इसके बारे में भी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जिस ब्रिज का निर्माण किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। नॉर्थ वाले बैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि झील का जो नॉर्थ वाला किनारा है उधर पर चाइना है, चाइना की बॉर्डर है। देयर इज़ ए PLA गैरिसन, यहाँ पर हमें PLA का कुछ गैरिसन है जहाँ पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। गैरिसन मतलब जहाँ पर जो सैनिक छावनी या फिर रहता है ना, अड्डा रहता है। 8 कुरनाक फोर्ट, कुरनाक फोर्ट में यहाँ ये लोग छावनी डाल के रखे हैं। एंड ऑन द साउथ बैंक 8 मोल्डो, साउथ बैंक में आप चले जाओ साउथ के किनारे की तरफ तो मोल्डो तक, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इज़ अराउंड 200 किलोमीटर। दोनों नॉर्थ और साउथ के बीच में जितना लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है उसकी लंबाई यहाँ पर 200 किलोमीटर बताई गई है। द न्यू ब्रिज बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन 2 बैंक्स विच इज़ अराउंड 500 मीटर विल ब्रिंग डाउन द मूवमेंट टाइम बिटवीन द 2 सेक्टर फ्रॉम अराउंड 12 घंटा से 3 घंटा। 12 घंटे जो उसको लगने थे उसकी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो अब वो 3 घंटे लगने वाले। दिस विल सिग्निफिकेंटली ब्रिंग डाउन द टाइम फॉर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ की जो आर्मी है वो अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट को मूव कर सकती है दोनों सेक्टर में अब। और ये जो ब्रिज बनाया गया है वो LAC से 25 किलोमीटर आगे बनाया गया है। पेंगोंग झील के बारे में कुछ फैक्ट हैं। पेंगोंग झील, ठीक है, लद्दाखी वर्ड है कॉन्क्लेव लेक। पेंगोंग का मतलब होता है कॉन्क्लेव, मतलब होता है सभा, और तुसो का मतलब होता है लेक इन तिब्बतन लैंग्वेज। तुसो का मतलब लेक होता है तिब्बतियन लैंग्वेज में, और लद्दाखी वर्ड है पेंगोंग जिसका मतलब होता है कॉन्क्लेव। इसकी हाइट बताई गई है 14,000 फीट। द लेक इज़ अबाउट 135 किलोमीटर लॉन्ग, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण किया गया है टेथिस जियोसिंक्लाइन्स के द्वारा। काराकोरम माउंटेन रेंज विच क्रॉस तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया विथ हाइट ऑफ ओवर 6,000 मीटर इंक्लूड माउंट केटू, द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक एंड्स एट द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो। ये कहाँ पर ख़त्म होता है? इसकी नॉर्थ बैंक की तरफ में ये काराकोरम माउंटेन रेंज ख़त्म होता है। इट्स साउदर्न बैंक टू हैज़ हाई ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टुवर्ड स्पंगोर लेक इन साउथ। इसका जो साउदर्न बैंक है यहाँ पर
हाई ब्रोकन माउंटेन है, टुकड़े टुकड़े में माउंटेन है, ठीक है। किधर? स्पंगर लेक की तरफ, साउथ की तरफ। ये जो लेक है वो खारे पानी की झील है, क्योंकि ये पानी को अपने आस कहीं पर भी आउटफ्लो नहीं होने देती। इस ब्रैकिस मेकिंग इट अनड्रिंकेबल, पानी तो साफ है इसका, लेकिन इसको पीने योग्य नहीं माना जाता है।